रूही पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई होती है, जहाँ रूही की भाभी सुमन और माँ नीलम सब लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी रूही कहती है, माँ, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। आज तो तू ही बनाएगी। अभी घर से तुझे गए हुए 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, तुझसे मिल रही हूँ। और खाना तो तू वैसे भी कम ही बनाती है। माँ जी, अभी अभी आई है रूही, थक गई होगी और फिर खाना भी बनाएगी। अरे इससे अच्छा तो मैं सबके लिए जल्दी से खाना बना दूंगी ना। आप भी माँ बेटी साथ में थोड़ा समय बिता लेना। अरे बहू, तेरी तो अभी नई नई शादी हुई है ना, आगे चल के तो तुझे ही घर संभालना है। तो आज रूही को खाना बनाने दे। तू भी देख आखिर रूही कैसा खाना बनाती है। माँ, आपकी बहू क्या आ गई है? इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बेटी को समझो ही ना। अरे अब तक मैंने ही तो घर संभाला था, वो भी तो बताओ ना भाभी को। वो क्यों नहीं बता रही आप? अरे हाँ, तूने ही घर संभाला है अभी तक। वैसे बहू ये सच है, बेटियों से ही घर की रौनक होती है। ये घर में रहती है तो हर तरफ उधम मचाती रहती है। और शादी के दिन तो ऐसा लग रहा था अगर ये चली जाएगी तो हमारा क्या होगा। अरे माँ, इतना प्यार आपने तो रुला ही दिया। वैसे माँ, सारी बात एक तरफ और ये बात एक तरफ कि आपकी बेटी घर से गई है तो बहू भी तो आई है ना। बहू का स्वागत किया आपने? मेरे लिए तो मेरी बहू भी बेटी जैसी ही है। मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। देख रही हो ना भाभी आप, माँ ऐसे ही मुझे हमेशा बातों में लगा देती है और फिर मुझे ही सुनाती है कि मैं काम जल्दी नहीं करती हूँ। अब आप ही बताओ, मेरी कोई गलती है? मैं तो खाना बनाने ही जा रही थी ना। हाँ, मुझसे गलती हो गई जो तेरी तारीफ कर दी। अब जाकर खाना बना, मुझे भूख लगी है। रूही सबके लिए काफी सारा खाना बनाती है, कुकर भरकर चावल, पतीला भरकर सब्जी। जब वहाँ नीलम और सुमन आ जाते हैं तो इतना सारा खाना देखते हैं और नीलम अपने माथे पर हाथ मारकर कहती है, शादी हो गई है इस लड़की की, पर अकल अभी तक नहीं आई है। तुझे किसने बोला था इतना सारा खाना बनाने के लिए? तुझे पता नहीं है क्या कि घर में कितने लोग हैं खाना खाने वाले? माँ, मुझे खाना बनाने का हिसाब नहीं रहता है और जब मैं बना रही थी तब मुझे यही लगा था कि इतना बहुत होगा सबके लिए। क्या हुआ, कम है या ज्यादा बना दिया मैंने? कम? अरे बहुत ज्यादा बना दिया है। इतना तो हम 3 टाइम में भी नहीं खा पाएंगे। तूने एक ही बार में इतना सारा खाना बना दिया। तुझे हमेशा मैं यही समझाती हूँ कि खाना हिसाब से बनाया कर, लेकिन आज तक तूने मेरी बात सुनी कहाँ है? भर भर कर खाना बना देती है। अक्ल कब आएगी तुझे? माँ जी कोई बात नहीं, अब तो बन गया है ना खाना, सब साथ में बैठकर खाते हैं। बचे हुए खाने को कल देखते हैं कि क्या करना है। अभी क्यों सबका मूड खराब करना। हाँ बहू तो सही कह रही है। अब क्या ही हो जाएगा इसे सुनाकर। सब लोग साथ में खाना खाते हैं और अगली सुबह ही रूही का पति उसे वापस लेने ससुराल आ जाता है। रूही अब अपने ससुराल चली जाती है। सुमन रसोई में खड़ी ही थी कि तभी वह नीलम आ जाती है और बोलती है, बहू तू भी सोच रही होगी कि कैसी बेटी है मेरी, इतना खाना खराब करती है। अरे नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। और हो जाता है, रूही ने भी जानकर तो नहीं किया था ना। माँ जी ऐसे बहुत लोग होते हैं जिन्हें खाना बनाने का हिसाब नहीं होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सच में बहू तो बहुत समझदार है। लेकिन बहू हम इतने खाने का करेंगे क्या? रोटी और सब्जी भी बची हुई है, चावल तो रात में ही खत्म हो गए थे। अब बता इसका करना क्या है? माँ जी मैं रोटियों में घी लगाकर सेक देती हूँ और सब्जी की रात में बिरयानी बना दूंगी। नहीं बहू, हम बिरयानी नहीं खाते, हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। माँ जी आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं शुद्ध बिरयानी ही बनाऊंगी, बिल्कुल वेज। सुमन अपनी सास को समझा देती है और रात में बची हुई सब्जी में चावल पकाकर वेज बिरयानी बना देती है और अपनी सास और पति सौरभ को खाने के लिए देती है। आह क्या टेस्ट है। आय हाय, मसाले तो पूरे सही से डाल रखे हैं इसके अंदर और इसका स्वाद, आय हाय, वो तो लाजवाब है, लाजवाब। कहीं बाहर से मंगवाई है क्या? क्योंकि इतनी अच्छी बिरयानी घर पे तो कोई बना नहीं सकता। नहीं, मेरी बहू ने घर में बची हुई सब्जी से बनाई है। सच में बहू तूने तो जादू ही कर दिया। मुझे तो लगा था कि सब्जी फेंकनी पड़ेगी, लेकिन तूने सब्जी में जो करछी घुमाकर बिरयानी बनाई है ना, आहा मजा ही आ गया। क्या घर में बनाए? वो भी इतनी अच्छी बिरयानी? इतनी अच्छी बिरयानी घर में बन भी सकती है क्या? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। क्या टेस्ट है यार, बिल्कुल लाजवाब है। ऐसी बिरयानी मुझे रोज मिले ना तो मैं रोज खाऊं। वैसे माँ कुछ भी कहो, आपकी बहू के हाथ में सच में जादू है। अरे खाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खाता रहूं खाता रहूं खाता रहूं। आज तो पूरा दिन भी अच्छा जाने वाला है मेरा। मैं तो कहता हूँ हर 2 हफ्ते में ना बनाया करो। बिल्कुल सही कहा, जरा और दे बिरयानी। हाँ सुमन, थोड़ा और मुझे भी दो।
सब लोग बड़े चाव से वेज बिरयानी खाते हैं और जैसे ही जब सब्जी बच जाती है तो सुमन सबके लिए वेज बिरयानी बना दिया करती। नीलम भी अपनी बहू से काफी खुश थी। कुछ दिनों बाद नीलम अपनी बहू के हाथों की बनाई वेज बिरयानी अपनी पड़ोसन विमला के घर पर लेकर जाती है और विमला को देते हुए कहती है, ये देख विमला, तू अपनी बहू की बहुत तारीफ करती थी ना, आज मेरी बहू ने वेज बिरयानी बनाई है। अब जरा ये बता कि तेरी बहू कहीं मेरी बहू के आसपास भी आती है? विमला वेज बिरयानी खाती है तो उसे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तू अपनी बहू की तारीफ करवाने के लिए अब झूठ बोल रही है। बाहर से वेज बिरयानी मंगवाई है और बोल रही है कि तेरी बहू ने बनाई है। अरे इतना भी पागल नहीं हूँ मैं। अरे सच बोल रही हूँ, ये बिरयानी मेरी बहू ने ही बनाई है। तुझे झूठ लग रहा है क्या? झूठ है तो झूठ ही लगेगा ना। इतनी अच्छी बिरयानी तेरी बहू नहीं बना पाएगी, मैं मान ही नहीं सकती। चल मेरे घर और खुद देख ले कि मेरी बहू ने बिरयानी बनाई है या नहीं। अच्छा, तो तू क्या सच बोल रही है कि तेरी बहू ने बनाई है? और नहीं तो क्या, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। रात की सब्जी बच गई थी तो बहू ने सुबह अपनी वेज बिरयानी बना दी। मेरी बेटी जितना खाना खराब करती है ना, मेरी बहू उतना ही खाना स्वादिष्ट बनाती है। तेरी तो किस्मत खुल गई नीलम, इतनी अच्छी बहू मिली है। सच में खाकर लग ही नहीं रहा कि ये घर में बनाई हुई है। ऐसा लग रहा है कि तूने बाहर से मंगवाई है। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी बहू का कोई जवाब नहीं है। मेरी बहू तो वेज बिरयानी बहुत बेस्ट बनाती है। हाँ, मान गई मैं। अच्छा, अब जब भी तेरी बहू वेज बिरयानी बनाए तो मेरे घर भिजवा दियो। तुझे तो पता है ना कि मुझे वेज बिरयानी कितनी पसंद है। हाँ, तू टेंशन ना ले, मैं तेरे घर भिजवा दूंगी वेज बिरयानी। सब अच्छा चल रहा होता है कि कुछ दिनों बाद ही रूही रोते हुए घर आ जाती है। अरे रूही, तू रो क्यों रही है और अचानक ऐसा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माँ, वहाँ सब लोग मुझे ही सुनाते रहते हैं। आज तो मुझे बहुत सुनाया, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अब मुझे जाना ही नहीं है वहाँ। अरे बहू हूँ, नौकरानी थोड़ी हूँ। क्या वो तुझे सुनाते हैं? तो रुक, मैं उनसे अभी बात करती हूँ। नीलम रूही के ससुराल वालों से बात करती है और उसे पता चलता है कि आखिर रूही अपने मायके वापस क्यों आई है। तो नीलम कुछ नहीं बोलती। नीलम को शांत देखकर सुमन कहती है, माँ जी क्या हुआ? आप तब तक गुस्सा थी और अब अचानक से आपका गुस्सा शांत कैसे हुआ? क्या हुआ? क्या कहा रूही के ससुराल वालों ने? क्यों आई है रूही यहाँ? होना क्या है, जो आदत रूही की यहाँ थी वही वहाँ भी है। ज्यादा खाना बना देती है और जब सास कुछ कह दे तो रोते हुए यहाँ आ गई। अब बहू तू ही सिखाई से कुछ। नीलम अब सुमन पर सब कुछ छोड़ देती है और सुमन नीलू को सब कुछ सिखाने में लग जाती है। कुछ दिनों बाद रूही ने ही सबके लिए वेज बिरयानी बनाई होती है और सब खाने लगते हैं। बहू बहुत स्वाद बनी है आज बिरयानी, तेरे हाथ में तो वाकई जादू है। माँ जी, ये मैंने नहीं बल्कि रूही ने बनाई है। इतने दिनों से जो मैंने सिखाया ना, वो सब रूही सीख चुकी है। बहू तू सच बोल रही है? माँ, भाभी सच कह रही है। अब मुझे खाने का हिसाब लगाना भी आ गया है। अगर बच जाए सब्जी तो उसमें स्वाद बढ़ाना भी आ गया है। सुमन की वजह से उसकी ननद के घर के कलेश खत्म हो जाते हैं और रूही वापस अपने ससुराल चली जाती है। चंदन नगर गांव में रहने वाला बबलू बाजार से सब्जियां लाकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी पानी लेकर आती हुई कुछ लड़कियां हंसते हुए कहती है, देखो तो जरा क्या जमाना आ गया है। आजकल के लोग अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवा रहे हैं। हाँ बेचारा बच्चा, देखो ना, इसका तो सब्जी का थैला भी इससे बड़ा है। देखो लड़कियों, मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है और मैं कोई बच्चा नहीं बल्कि गबरू जवान हूँ। गबरू जवान? और तुम क्यों मजाक बनाने वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम तक जवानी आकर वापस लौट गई है। देखो मैं भले ही बोना हूँ लेकिन असली सोना जैसा खरा मिजाज है मेरा। जाजा बोने, बहुत देखे थे जैसे नकली सोने। इतना कहकर वो लड़कियां मटका लिए मटकती हुई वहां से चली जाती हैं और बबलू सब्जियां लेकर घर आता है, जहां उसकी माँ सरला स्टोव जलाने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश करने के बाद भी स्टोव नहीं जलती और वो थककर बैठ जाती है। अब इस मरी स्टोव को क्या हो गया? कहीं खराब तो नहीं हो गई? हाय दैया, इस गरीब पर कोई रहम करो। अभी स्टोव को ठीक कराने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अरे मेरी प्यारी माँ, क्यों उदास होती हो? स्टोव खराब नहीं हुआ है, गैस खत्म हो गई होगी। आ गया तू? कितनी देर लगा दी सब्जी लाने में तूने? माँ, सब्जी इतनी महंगी है कि मुझ जैसा गरीब बोना तो सोच में पड़कर अपनी जेब टटोलने लगता है। इसीलिए सोच समझकर 2-4 सब्जियां ही लाया हूँ। पता नहीं पैसों की तंगी से कब निजात मिलेगी। जा गैस भरवाला, वरना दुकान बंद हो गई तो खाने की दिक्कत हो जाएगी। हाँ, जाता हूँ। आराम से, कहीं सिलेंडर के नीचे न दब जाइयो। क्या माँ, इतना भी बोना नहीं हूँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर बबलू छोटा सिलेंडर उठाए बाहर चला जाता है और उसकी माँ सब्जियां काटने लगती है।
बबलू, जिसे गांव वाले बबलू नहीं बल्कि बोना या टिंगो कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि भले ही बबलू 23 साल का जवान था, लेकिन उसकी हाइट किसी 13 साल के बच्चे जितनी थी। साथ ही वो बहुत गरीब भी था, जो कि अपना और अपनी माँ का गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाता था। गांव के लोग उस गरीब बोने का बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन गांव में उसका एक जिगरी दोस्त था मंगलू, जिसके साथ समय बिताकर उसे अच्छा लगता था। एक रोज बबलू अपने दोस्त मंगलू के साथ गांव की एक शादी में जाता है, जहां फेरे लेते हुए दूल्हा दुल्हन पर फूल फेंकते हुए मंगलू कहता है, यार बबलू, हमारे फेरे कब होंगे? जब कोई लड़की मिलेगी। लड़की तो बहुत मिली है, लेकिन हमको कोई पसंद ही नहीं आती। कैसा खच्चर है तू, तुझे लड़की मिल रही है तो पसंद नहीं आ रही, और यहाँ एक मैं बोना जिसे पसंद से क्या, लड़की मिल जाए वही बहुत है। ऐसा काहे सोचता है बबलू? जानता है ना, सबकी जोड़ी ऊपर से बनकर आती है। तुम्हारे लिए भी बैठी होगी कोई बोनी। मुझे तो नहीं लगता, एक तो बोना ऊपर से गरीब, ऐसा पति कौन सी लड़की चाहेगी? मंगलू, मुझे तो लगता है ये तेरा गरीब बोना दोस्त कुआरा ही मरेगा। अरे यार, अभी आधी जिंदगी नहीं गुजरी, तुम मरने की बात करते हो। राम जी सब भली करेंगे, शादी का लड्डू खाने को मिले ना मिले, चलो शादी का खाना ही खा ले। तभी दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। समय बीतता है। बबलू की बढ़ती उम्र के साथ उसकी माँ सरला को उसकी शादी की जल्दी होने लगी थी, क्योंकि बुढ़ापे के कारण अब वो भी घर को नहीं संभाल पाती थी। तो बबलू जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था, उस सेठ के गांव से शहर चले जाने के कारण उसका काम भी छूट जाता है, जिसके कारण उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी थी। एक रोज खाना खाते हुए बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ ये सब्जी तो कच्ची कच्ची लग रही है, ढंग से पकाई नहीं है क्या? हाँ, नहीं पकाई, क्योंकि सब्जी में मसाले डाले तभी गैस खत्म हो गई। अभी ये आधी कच्ची पकी सब्जी ही बनी है, ऊपर से पैसे भी नहीं है जो गैस भरवा लेती। माँ मैं समझता हूँ, लेकिन मुझ बोने को बच्चा समझकर लोग काम देने से ही मना कर देते हैं। मैंने मंगलू से भी बात की है, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अच्छा माँ, वो विमला काकी ने कोई रिश्ता बताया कि नहीं? अरे वो कहाँ से रिश्ता लाएगी? कहती है एक तो तुम्हारा बेटा बोना, ऊपर से अब कोई काम भी नहीं कर रहा, तो बीवी का खर्चा कहाँ से उठाएगा? मैं तो खुद घर में बहू आने की राह देख रही हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में बहू का सुख लिखा भी है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर बबलू खाना छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और काम ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद मंगलू की मदद के कारण उसे एक गैरेज में नौकरी मिल जाती है, जहां वो गाड़ियां ठीक करने का काम भी सीखने लगता है। गाड़ियों की धुलाई भी करता है। 2 महीने का समय बीत जाता है और एक रोज बबलू अपनी माँ और दोस्त मंगलू के साथ दूसरे गांव में रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर जाता है, जहां उनकी खूब आओ भगत होती है। थोड़ी देर में एक काली सी लड़की चाय नाश्ता लेकर सामने आती है, तो उस लड़की की माँ सुनीता मंगलू को देखकर कहती है, बेटा यही है मेरी बेटी कविता, तुम्हें इससे जो पूछना है पूछ लो। अरे हम काहे के लिए कुछ पूछे? बेटा अब शादी तुम्हें करनी है तो सवाल भी तुम ही पूछोगे ना। नहीं नहीं बहन जी, ये लड़का नहीं है, लड़का तो ये है बबलू। बहन जी देखिए, मजाक मत करिए। माना कि मेरी लड़की काली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शादी ना हो या मैं अपनी बच्ची की शादी किसी से भी करवा दूं। अरे अरे आंटी जी, बच्चा नहीं, यही तो सच्चा लड़का है, हम तो इसके दोस्त हैं। हे भगवान, यानी आपका बेटा बोना है बहन जी? हाँ, तो आपकी लड़की भी तो काली है, ये तो आपने बताया ही नहीं था। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी के लिए एक बूने लड़के का रिश्ता आएगा। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए आंटी जी, ना हमें कुछ पता था और ना आपको, लेकिन अब तो सारी सच्चाई सामने है ना, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की जगह क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? हाँ माँ, ये हमारे मेहमान हैं, पहली बार घर आए हैं, ऐसी बात करेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ आंटी जी, देखिए लड़का लड़की ने एक दूसरे को देख लिया है, अच्छा होगा कि आप इन दोनों को अकेले में बात करने दें। तभी सुनीता खुद को शांत करती है और अपने मन में कहती है, शायद यही ठीक होगा। वैसे भी कविता के काले रंग के चलते रिश्ते घर आकर लौट जाते हैं, ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बिटिया का तो घर ही नहीं बसेगा। जिसके बाद सुनीता सरला से ठीक से बात करने लगती है, तो वहीं कविता और बबलू भी आपस में बात करने के लिए आंगन में आ जाते हैं, जहां कविता और बबलू एक दूसरे से जान पहचान करते हैं। दोनों को बातें करने पर पता चलता है कि दोनों ही समाज के बुरे बर्ताव का शिकार रहे हैं, जिसके कारण एक दूसरे को उनकी कमी के साथ अपनाते हुए वो एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर देते हैं और उनकी हाँ सुनकर उनके परिवार वाले भी मान जाते हैं।
और कुछ समय के भीतर ही बोने की शादी काली कविता से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक रोज गांव की 2 लड़कियां बबलू के घर से गुजर रही थी। तभी कपड़े सुखाती कविता को देखकर वो ताना कसते हुए कहती है, ये देख, ये ही काली बनी है बबलू बोने की लुगाई। अरे अरे अरे, कितनी काली है। ये तो वही बात हो गई, बोने के हाथ काला सोना लग गया। और तुम लोग तो अब अपनी सोचो। देखो सासू माँ, क्या जमाना आ गया है। मेरे जैसी काली का घर बस गया और ये गोरिया कुंवारी घूम रही है। हाँ, काली ही सही, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए सोने सी बहू लाया है। उनकी बातें सुनकर दोनों लड़कियां मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती हैं। समय बीतता है, बबलू भी गैरेज पर काम करते हुए गाड़ियां ठीक करना सीख जाता है। मेहनत से काम करके और अपने परिवार की जीविका को वो अच्छे से चलाता है और अपने परिवार के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता जाता है। प्रमोद अपने बेटे सूरज और अपनी बीवी ममता से बोलता है, हमें घर मिल गया है। वहाँ के लोग भी मुझे ठीक ही लगे और घर भी ठीक ही है और किराया भी कम ही था, इसलिए मुझे ठीक लगा तो मैंने हाँ कर दिया। हम वहाँ आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ कि हमें घर मिल गया, वरना 2 दिन से हम यहाँ सड़क पे रह रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे पहले ही शहर आकर देख लेना चाहिए था। अगर मैं पहले ही ये सब पता कर लेता तो तुम दोनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मुझे माफ कर देना। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो हमारा ही भला सोचकर शहर आने का सोचा, और वैसे भी सबसे बड़ी परेशानी तो घर की थी, वो तो मिल ही गया ना। अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ, सूरज ठीक कह रहा है। अच्छा, जरा ये बताओ, घर कैसा है? मतलब ठीक तो है ना? हाँ, घर तो ठीक ही है। हर जगह इतना किराया था, इसलिए मैंने बस एक कमरा ही लिया है। और वैसे भी हमारा घर तो बन ही रहा है ना। जैसे ही घर पूरा बन जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? क्या बस एक कमरा? तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए तो रसोई होनी चाहिए ना। ममता, जरा बात को समझो। गांव से हमें अचानक बस इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा घर बन रहा था, और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा था। वरना तो हम घर बनने के बाद ही आते हैं, है ना? हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे। घर बनाना जरूरी है ना, बस वो बन जाए फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? उन्होंने घर दिया है किराए पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें किराए पर रसोई भी देंगे। आप भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। ये घर हमारे घर के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए मुझे ठीक लगा। और वैसे भी जिनसे मैंने कमरा किराए पर लिया है वो भी वही रहते हैं। नीचे उनका घर है, ऊपर वाला कमरा हमारा है। वहाँ कोई रसोई थी ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता, बिना रसोई के ही मैंने कमरा ले लिया। माँ, मेरी बात तो सुनो, कमरा तो है हमारे पास, तो आप कमरे में ही खाना बना लेना। दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हैं। जब कमरे में खाना बनेगा तो दोनों भागोगे कमरे से। ममता की बात तो सुन लेते हैं दोनों, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं और वहाँ पर रहने चले जाते हैं। 2 दिन तो ममता कमरे में ही खाना बनाती है, लेकिन जब सूरज और प्रमोद को कमरे में खाना बनाने से परेशानी होती है तो वो भी ममता की बात को समझते हैं। सबकी परेशानी देखकर ममता घर की मकान मालकिन सुनीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, बहन जी, आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो, अब क्या मदद चाहिए? देखिए, उस एक कमरे में रहना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप हमें अपनी रसोई भी किराए पर दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तो पहले ही पता था ये सब होना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे पति को कि ना ले ये कमरा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतो। और हाँ, मैं अपनी रसोई किराए पर नहीं दूंगी। बहन जी, हमें किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसोई नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप हमें अपनी रसोई किराए पर दे देंगी तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना बोल रही हो तो किराए पर दे देती हूँ रसोई, लेकिन रसोई में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनीता ममता की बात को मान लेती है और अपनी रसोई ममता को किराए पर दे देती है। अगले दिन सुबह सुबह ममता रसोई का सारा सामान लेकर सुनीता की रसोई में जाती है। वहाँ सुनीता भी खाना बना रही होती है। सारा सामान देखकर सुनीता बोलती है, अरे अरे, ये क्या है? सारा सामान क्यों ले आई तुम? ये रसोई तुम्हें मैंने किराए पर दी है। हाँ बहन जी, किराए की रसोई है, तभी तो मैं यहाँ सामान भी ले आई। अब रसोई का सामान रसोई में ही होना चाहिए ना,
इसलिए ही तो लेकर आई हूँ मैं। किराए की रसोई है ये, आपके पिताजी की नहीं, जो सारा सामान लेकर आ गई हो। जिसकी जरूरत है वो सामान लाओ और खाना बनाकर जाओ। खुद की रसोई नहीं है जो जब मन चाहा आ गई, ठीक है ना? लेकिन कल ही तो आपसे बात हुई थी और किराए की रसोई के लिए आप मान भी गई थी, तो आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? यहाँ सारा सामान मैं आपसे पूछ कर ही तो लाई हूँ ना। नहीं, मैंने बस किराए की रसोई के लिए हाँ बोला था, ये नहीं कि तुम यहाँ किराए की रसोई के नाम पर अपना घर ही बसा रही हो। जाओ यहाँ से, पहले मैं खाना बना लूंगी, फिर तुम खाना बना लेना। और हाँ, खाना बनाने के बाद पूरी रसोई को भी अच्छे से साफ करना है तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, क्योंकि सूरज को थोड़ा काम है बाहर, इसलिए उसे जाना है। और अब उसे ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकती ना, इसलिए। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा यहाँ। जब मेरा खाना बन जाएगा तो बता दूंगी मैं, तभी आना। ये तुम्हारी किराए की रसोई है, तो तुम इस पर ज्यादा हक मत जताओ। सुनीता की बात ममता को तो बुरी लगती है, लेकिन मजबूरी में ममता को सुनीता की बात से सहमत होना ही पड़ रहा था और वो सुनीता की बात मान लेती है। जब सुनीता रसोई से बाहर जाती है, उसके बाद ही वहाँ जाकर ममता खाना बनाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और किराए की रसोई में खाना बनाना ममता के लिए दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में ममता खाना बनाने के बाद रसोई को बिना साफ किए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वहाँ सुनीता आती है और ऐसे बिखरी हुई रसोई देखती है, तो ममता के पास जाती है और बोलती है, ममता, तेरी रसोई किराए की थी, लेकिन तुझे पता है ना मैंने तुझे रसोई किराए पर क्यों दी थी? हाँ पता है, आपने मेरे बोलने पर ही मुझे किराए पर रसोई दी थी, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया ऐसा भी? हुआ ये है कि तू रसोई को गंदा ही छोड़कर आ गई है। तुझे मैंने बोला था ना, किराए की ही भले, लेकिन रसोई तो तेरी ही है, साफ करना तेरा फर्ज बनता है ना, तो साफ क्यों नहीं किया तूने? अगर आप ये बात मुझे बोल रही हो, तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किराए की रसोई ही सही, लेकिन मेरी भी रसोई है ना, तो मैं इसे अभी साफ करूं या थोड़ी देर बाद साफ करूं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होगी ना। अच्छा, अब तू मुझे तेवर भी दिखा रही है। ये तेवर तब कहाँ गए थे जब तू मुझे रसोई किराए पर लेने आई थी? तब तो बड़ी मिन्नत कर रही थी कि रसोई किराए पर दे दो, और जब मिल गई तो ठाट भी चाहिए। देखिए, अब ना आपका ज्यादा हो रहा है। मैं रोज ही रसोई को साफ कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? आप खुद ही क्यों नहीं कर देती? आपकी भी तो रसोई है ना, तो खुद ही कर लो साफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुझे किराए पर रसोई देकर मैंने भी कोई बड़ी गलती कर दी। तभी तो देखो, किराए की रसोई मिलते ही तेवर भी बदल गए तेरे। तो तेवर मेरे नहीं, आपके बदले हैं। किराए की रसोई थी मेरी, लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मेरे साथ जैसे मैं रसोई को साफ करने वाली हूँ, जबकि हम आपको किराए के पैसे भी दे देते हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ने लगती है। बात लड़ाई में बदल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रमोद और सूरज आ जाते हैं। दोनों को ऐसे बहस करता देख प्रमोद बोलता है, आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? देखिए ना, हमारी ही किराए की रसोई थी और हमें ही सुना रही है। हमने किराए पर ली है तो हम पैसे भी तो देते हैं ना, लेकिन ये तो हमारे संग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें खरीद ही लिया हो इन्होंने। अच्छा, अब रसोई किराए की है तो सुनना भी पड़ेगा ना। पहले तुम्हारे पति ने आकर कमरे की बात बोली थी, और फिर तुम आकर मेरी रसोई को किराए पर लेने की बात बोल रही हो, तो मैं कुछ बोलूं भी ना? ठीक है आंटी, किराए की रसोई थी ना, तो अब हमने अपनी रसोई और घर दोनों ही ले लिया है, तो अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, इतनी सारी परेशानी में एक चीज तो अच्छी ही हुई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ममता अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने के लिए चली जाती है और इतने दिनों तक किराए की रसोई में खाना बनाना ममता को बहुत भारी पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।